मैच में ये हुआ 255 फॉर 5। बात हो रही थी कि फर्स्ट इनिंग्स में 180 से ज्यादा स्कोर नहीं हुआ T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, लेकिन आज देखने को मिला संजू सैमसन वंस अगेन वाज शाइनिंग विद द बैट। पिछले 3 इनिंग्स उनकी देखने वाली हैं। सपोर्ट उनको मिला ईशान किशन से, अभिषेक से, बट इन रिस्पॉन्स न्यूजीलैंड ने सिर्फ 159 रन्स किए क्योंकि बुमराह एक बार फिर 4 विकेटें उन्होंने हासिल की और इंडिया ने ये मैच कंफर्टेबली तकरीबन 100 रन 96 रन से ये मैच जीत लिया। हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन ए। ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया। एक बार फिर से उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, 2024 का भी जीता और आज फिर एक दफा फिर से उन्होंने जो है टाइटल हासिल किया है और ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। एंड फुल क्रेडिट टू देम, जिस तरह से उन्होंने अपना सफ़र यहाँ तक वो पहुँचे, फाइनल तक मैचेस जीत के, एक ही मैच हारे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। दे वर क्लियरली द फार सुपीरियर टीम। मेरे साथ मौजूद है सिकंदर बख्त। सिकंदर, वन साइडेड गेम होगी लेकिन इंडिया द डिजर्विंग विनर्स, कंसिडरिंग जिस किस्म की हमने उनकी क्रिकेट देखी है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बहुत ही ज़बरदस्त खेले। हाँ, वो बहुत अच्छा खेले और मैच तो हुआ ही नहीं आज, बिल्कुल भी वन साइडेड हुआ। जिस तरह न्यूजीलैंड ने फेवरेट साउथ अफ्रीका को खड़ा नहीं होने दिया, आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को खड़ा नहीं होने दिया और एक बार फिर वही हुआ कि जो एक्सपेक्टेड था कि वो जो टीम जिसके हम बारे में बात करते हैं कि मेथड है और सिस्टम है, प्रैक्टिस है, वो बिल्कुल ही आज विदाउट फ्यूल दिखे। बिल्कुल, प्रोसेस की आपने बात की, सिस्टम की बात की, तो सिस्टम ही उनका आज नजर आया। पूछते हैं अपने पैनलिस्ट से उनका क्या ख्याल है सिस्टम के बारे में, इस जीत के बारे में। हमारे साथ मौजूद है सकलैन मुश्ताक, शुएब अख्तर, सना मीर, मोहम्मद हफीज एंड उमर गुल फॉर द लास्ट टाइम हियर ऑन गेम ऑन है फॉर दिस टूर्नामेंट। शुएब, इंडिया ने साबित किया है कि वाइट बॉल में कोई करीब भी नहीं है उनके, कंसिडरिंग आप देख लें पिछला वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना, उसके अलावा अंडर 19 वुमेंस टीम भी जो है उनकी जीती है। इसके अलावा और भी जितने भी, हम हर लेवल की मैं बात कर रही हूँ, वाइट बॉल सुप्रेमेसी शायद एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की होती थी 90s में, जब पाकिस्तान आपने भी उस टाइम पे खेला हुआ है। कैसे देखते हैं इस विक्ट्री को? आई थिंक 2-3 चीज़ें ज़रूर कहूँगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता। क्या रणजी की ट्रॉफी के खेलने वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं कर दिया एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीत दूंगा? एक कम था, संजू सैमसन, मैं उसको ले आता हूँ। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स उसने किसी को ड्रॉप किया और उसने मेरिट की बिना पे रिस्क लिया और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो आपके सामने है संजू सैमसन। वो वाइट प्लेयर था, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वाइट प्लेयर था, वो न्यूट्रलाइज करके सारी टीमों को ऊपर से। अभिषेक बहुत जवान है, बच्चा है, इमेच्योर है, बहुत क्रिकेट अभी उसने सीखना बाकी है, बट ही इज समबडी इज वेरी मैच्योर। आज उनकी पॉलिसी जीती, उनका मेरिट जीता और आज उन्होंने ये बताया कि हम ठीक जगह सोचते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते हैं, हम ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए। 15 खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्रॉप होते हैं, इसमें लेजेंड्स ऑफ द गेम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। दे से गुड बाय टू देम एंड नाउ दे गोन ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। दे आर अ पार्ट ऑफ द विनिंग वर्ल्ड कप स्क्वाड। एक कैप्टन है, एक लेजेंड है, लेकिन दे लुक द अदर वे और आज उन्होंने प्रूव कर दिया। और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर, अपनी उनके लैब्स देख लें, उनके बायोमैकेनिक लैब्स देख लें, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स देख लें, उनकी मशीनें देख लें, उनका इंजेक्शन ऑफ द मनी देख, जितना वो पैसा बना उतना इंजेक्ट कर रहे हैं। और आखिर में क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते हैं अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ। आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज ए यूनिट सेलिब्रेट कर रहा है। बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो और आपका मेरिट आपको मुबारक हो और खुशी मनाइए और जीते जाइए। और अगर 27 का भी वर्ल्ड कप आज मिलता है तो आज भी ले लिए। रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अच्छा हफीज़, मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी बात की, जैनब ने मेंशन किया कितने कितने टाइटल्स इंडिया ने जीते हैं एंड थ्रू मेरिट, जैसे शुएब ने कहा, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग। इस टूर्नामेंट में 2-3 टीमें ऐसी थी जो फेवरेट्स काउंट हो रही थी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड उनमें शामिल थी। तो आई थिंक अगर ओवरऑल देखें, पिछले विन्स भी फाइनल्स में इंडिया के और अभी भी देखें, तो आई थिंक इंडियन टीम इज़ अ बिग मैच प्लेयर टीम, क्योंकि फिर उसके अलावा प्रोसेस और सिस्टम तो सबका, साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा था, न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा था। आई थिंक यही डिफरेंस दिखता है कि दे परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स एंड दैट इज़ ऑन द लास्ट डे। देखिए, क्रेडिट देना पड़ेगा एक माइंडसेट को, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को, क्योंकि ओवरऑल अगर इंडिया की हम जर्नी देखें
तो वो जो मैंने बात की कि जब आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई सेट करते हैं और सेट करते हैं अपने गोल्स टू विन द आईसीसी ट्रॉफीज़, तो ये सब चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली आपके साथ मिल जाती हैं, तमाम डॉट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उनकी ओवरऑल ग्रोथ देखें तो 2024 का वर्ल्ड कप जीता, 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2025 का एशिया कप जीता, 2026 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता। तो 4 ट्रॉफीज़ पिछले 2 सालों में उन्होंने जीत के दिखाई और डिफरेंट कंडीशन थी। एक वेस्ट इंडीज़ चले गए, यूएस चले गए, वहाँ पे भी जीत के आए। तो उनके लिए ये कंडीशनल टीम नहीं है और ये रिमाइंड करवाती है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम जो 99, 2003, 2007 में अहेड ऑफ द गेम थे। बाकी सब टीमें उनको चेस करने की कोशिश करते थे और मैं पहले कह चुका हूँ कि मस्ट वॉच एंड लर्न फ्रॉम देम बिकॉज दे मेड एवरीथिंग राइट फॉर देम। उनके प्लेयर्स की इंडिविजुअल ग्रोथ की बात कर लें, हर प्लेयर के अपने इंडिविजुअल गोल्स हैं जिसको वो अचीव करना चाहता है फॉर द टीम सेक। तो जो अभी संजू सैमसन के आप उसकी इंटेलेक्चुअल और ऑनेस्टी की बात करें तो जब वो इंटरव्यू देता है तो इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। वो कहना क्या चाहता है, वो अपने पर्सनल गोल के लिए नहीं खेल रहा, वो अपने शो के लिए नहीं खेल रहा, वो टीम के गोल्ड चैंपियंस बनने के लिए खेल रहा। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल हमें ये लर्न करना पड़ेगा कि क्यों कोई जीता है और ये उनके सिस्टम की जीत है। जो शुएब भाई ने बात की कि जब आप अपना सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसको राइट वे में उसको मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, उसकी क्रिकेटिंग ग्रोथ देख लें, उनके गोल्स देख लें, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें काम करती हैं। और बाकी तमाम चीज़ें जो आप जिन टीम्स की बात कर रहे हैं, आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, दे प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट, लेकिन उनके गोल सेट होने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मसला है। इनके गोल्स बड़े क्लियर हैं कि इन्होंने सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफीज़ जीतने के लिए खेलना है, उसके अलावा बायलैटरल सीरीज़ की कोई बात नहीं करता। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, दे आर वेरी गुड टीम। लेकिन वो जो हमने प्री मैच में बात की थी कि जो इंटरनेशनल ट्रॉफीज़ जीतने का मज़ा है वो क्योंकि इस टीम ने, इंडिया ने चखा हुआ कई मरतबा और इसमें वो प्लेयर मौजूद है जिन्होंने लास्ट ट्रॉफीज़ जीती हैं, तो ये इनको एज मिलता है। तो आज का ओवरऑल अगर आप खेल देखें तो ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड को बुरी टीम थी, लेकिन दे कुडंट हैंडल द प्रेशर वंस अगेन। तो इंडिया को जितनी मुबारक दी जाए कम है, उनके सिस्टम की जितनी तारीफ की जाए कम है, और मान लेना चाहिए कि वो क्रिकेटिंग वे में वो जायंट्स ऑफ द गेम बन के इस वक्त वो नज़र आ रहे हैं। नहीं, वो तो बहुत ऑब्वियस है जितनी उन्होंने ट्रॉफीज़ जीती हैं। अब जिस तरह हमने मेंशन किया, सकलैन मैच से पहले एक्चुअली हमने डिस्कस किया था कि पावर प्ले में फाइनल में रन्स नहीं हो रहे। वी शोड अ फ्यू नंबर्स, 45, 50, जितनी भी बड़ी बड़ी टीम्स आई हैं, लेकिन आज एक नया उन्होंने सॉर्ट ऑफ टोन सेट किया एट द टॉप जब उन्होंने शुरुआत की। और वो जो एक हमें पार्टनरशिप नज़र आई और जो हिटिंग, जिस किस्म की हिटिंग नज़र आई, आई मीन स्कोरिंग व्हाट 92 was it 92 for no loss in 6 overs, that is actually unheard of, especially in a final। तो ये जो शुरुआत थी इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये कितना ज़रूरी था उनके लिए आज मैच जीतने में? देखिए, वो पास के जितने भी स्टैट्स थे उन्होंने तो उनको देखा ही नहीं ना, उन्होंने ऑन द डे देखा, दे वो इन अ प्रेजेंट मोमेंट, और पिच को देखा, 1-2 गेंदें खेली, उसके बाद समझ आ गई कि ये पिच किस किस्म की है, तरह की वाकई नज़र नहीं आ रही थी। और फिर हम यही बात कर रहे थे कि इतने बड़े क्राउड के अंदर आई थिंक इस जगह पे इस तरह जो है शायद ये खो जाएंगे, ऐसा लगा कि ये खो चुके थे। और जब उन्होंने देखा कि हमें अब कंट्रोल आ चुका है न्यूजीलैंड के बॉलर्स के ऊपर, फिर वो रुके नहीं। पार स्कोर की बात थी कि 190, 180 फाइनल है, पावर प्ले में इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे, पिछले जो ट्रैक रिकॉर्ड मिल रहे हैं, बट उन्होंने प्रेजेंट मोमेंट में जो पिच को, उसकी कंडीशन और न्यूजीलैंड बॉलरों की सिचुएशन और उनकी कंडीशन देखी कि ये इस वक्त बिल्कुल आमते कामते बॉलिंग कर रहे हैं, और उनको बहुत सारे बाउंड्रीज वाले गेंद भी दिए गए, मगर उन्होंने रुथलेस अप्रोच रखी, एग्रेसिव क्रिकेट खेली और न्यूजीलैंड को कहीं पे भी एक हल्की सी भी स्निफ नहीं दी, और कंट्रोल करते 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 जो है वो 255 तक लेके चले गए। अभी हमने एक ग्राफिक देखा, 200 समथिंग 55 रन बनाए। अगर इनका जर्नी देखें सुपर 8 से यहाँ फाइनल तक का, तो इनको एक झटका मिला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 111 रन बना पाए, हार गए थे वो मैच। उसके बाद से मैं ऐसे ही देख रहा था कि उसके अगले मैच में जिम्बाब्वे को 255 मारे बैटिंग फर्स्ट, उसके बाद इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को 199 चेज करते हुए, इंग्लैंड को 253 और आज 256, 1000 रन बनाए हैं इन्होंने 4 मैचेस में। आई मीन इट जस्ट शोज कि एक दिन नहीं हुआ कि सिर्फ 250 कर दिया, लगातार 4 मैचेस। देखिए, रिजिडिटी बिल्कुल नज़र नहीं आई इनके प्लान्स में। इन्होंने देखा, एक ऑब्वियसली जब कोई टीम 2 साल की प्लानिंग के बाद एक वर्ल्ड कप में उतरती है, एक बैटिंग ऑर्डर, एक 11 लेके उतरती है, तो बहुत सोच विचार करके वहाँ पर आती है। पर जैसे इनको लगा कि उस तरह की परफॉर्मेंस हमसे नहीं हो रही, इन्होंने फ़ौरन संजू सैमसन को भी उस मिक्स में इंक्लूड किया। नॉकआउट के 3 इंपॉर्टेंट मैच, जब वेस्ट इंडीज़ आता है,
उसके बाद अगला इंग्लैंड का मैच आता है और अब फाइनल आता है, तो आपके जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 250 के स्ट्राइक रेट पे भी जाना शुरू होते हैं। तो इन्होंने शुभमन गिल जैसे प्लेयर को, श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर को, केएल राहुल जैसे प्लेयर को T20 में सेलेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको टॉप और बता रहे थे कि कैसे उनसे सचिन तेंदुलकर से जो है वो गाइडेंस लेते रहे पिछले पूरे 1-2 महीनों में, और ख़ास तौर पे फाइनल से भी पहले। तो हम जो मेंटोरशिप की बात करते हैं, 3 मैच खेल के ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं। इम्पैक्ट इतना बड़ा था इनका वर्ल्ड कप के अंदर। और फिर हम वो सिस्टम की बात सारी करते हैं कि किस तरीके से इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अपने इर्द गिर्द उन लोगों से बात करें जो ऑलरेडी उस जगह पर कर चुके हैं उस तरह की परफॉर्मेंस। तो सचिन को इवन दो कि वो सेटअप का हिस्सा नहीं है, बट ही इज़ अवेलेबल एज अ मेंटर फॉर द यंगर जनरेशन, और उनसे वो बातचीत करके वो अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करे। तो आई थिंक ये ज़बरदस्त स्टोरी है। क्यों ना फिर ऐसे सिस्टम वर्ल्ड कप्स उठाएं जहाँ पर आप अपने हीरोज़ को इज्जत भी दे रहे हैं, अपनी टर्म्स पे जाने भी दे रहे हैं। विराट कोहली का बड़ा डिफिकल्ट पैच था उस वर्ल्ड कप में, एंड तक आखिरी मैच तक खिलाया, उन्होंने फाइनल जिता दिया, उनको भी इज्जत दी, आज भी अपने कप्तानों को इज्जत दे रहे हैं। तो फिर डिजर्व करते हैं कि वो लोग वर्ल्ड कप उठाएं। अच्छा उमर, बॉलिंग वाइज एज वेल अगर इंडिया की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह वाज द स्टार ऑफ द टूर्नामेंट एंड ही इज़ ऑलवेज फीचर्ड एज द स्टार। जब भी इंडिया ने कोई ट्रॉफी जीती है, जब भी कोई टूर्नामेंट जीता है, तो उनको हमेशा हम देखते हैं कि ही इज़ एट द फोरफ्रंट ऑफ थिंग्स, मतलब हर चीज़ में वो आगे होते हैं। जब भी उनको बॉल दिया जाता है वो विकेट लेके देते हैं। ऐसा मैच विनर होना और आज की परफॉर्मेंस जिस तरह हमने उनकी देखी, ओवरऑल टूर्नामेंट में भी देखते रहे हैं, ये कितना बड़ा उनके लिए गेन है ऑफ डेवलपिंग अ फास्ट बॉलर लाइक हिम, एंड व्हाट मेक्स हिम स्पेशल अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक उसके अपने स्किल्स तो है, लेकिन इसके अलावा उसकी सिस्टम को भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरह उनको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो वैल्यू करे, जिस तरह उनको पैम्पर कर रहा है कि अगर 2024 वर्ल्ड कप के बाद उसको कितना रेस्ट दिया गया, कितना उसको वैल्यू दिया गया कि उसको तैयार किया था इस वर्ल्ड कप के लिए। तो आई थिंक ये उनके बाय द सेम टाइम उनके जो सिस्टम है, उनके बोर्ड है, उनको भी क्रेडिट जाता है। और उसको ऑब्वियसली इसके जो अपने स्किल्स है वो तो है ही कि जब भी इसको कैप्टन ने बुलाया, जहाँ पे भी मुश्किल टाइम पे उसने अपना हैंड रेस किया और वहाँ पे फ्रंट से इसने परफॉर्म किया, टीम को जिताया। और आज भी अगर आप ये फाइनल की बात करें तो आई थिंक वो फ्रंट से वो लीड कर रहा था। और इसके अलावा मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त थी कि शुएब भाई ने बात की सिस्टम की और हफीज़ ने और ट्रॉफीज़ की बात की। वो ऑलरेडी स्काई ने मेंशन भी किया पोस्ट मैच उसमें। सिस्टम इसलिए अच्छा कि जब 2024 का वर्ल्ड कप हुआ उनके काफ़ी प्लेयर्स वो चले गए, और उस टाइम पे जहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा था वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में, तो वहाँ पे पार स्कोर हो रहा था 160। तो उन्होंने नॉर्मल जो बाकी टीम्स होते वो तैयारी करते जब वो हार जाते, उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने तैयारी स्टार्ट की। वो स्काई ने उसी टाइम पे कहा कि हमने तैयारी शुरू की 2026 के लिए। तो इनको पता था कि कहाँ पे मैचेस हो रहे, यहाँ पे इंडिया में हो रहे, श्रीलंका में हो रहे, तो यहाँ पे जो पार स्कोर होगा वो 200 भी समटाइम आपको कम लगता है, क्योंकि लास्ट जो मैच था इनका अगेंस्ट इंग्लैंड, इवन वो 250 वो चेज़ हो रहा था। लेकिन इन्होंने सिस्टम वहाँ से तैयारी की, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, इनका विजन था, एक प्लान था, उसके तहत इम्पैक्टफुल प्लेयर लेके आए, जिसमें सना ने भी मेंशन किया कि जसवाल को ड्रॉप किया, कि राहुल को, शुभमन गिल को। तो जहाँ पे इम्पैक्टफुल प्लेयर उनको चाहिए थे उन्होंने पहले से तैयारी की। ये रिलैक्स नहीं हो गए थे कि 2024 का वर्ल्ड कप जीत के हम रिलैक्स हो जाए, नहीं, इन्होंने उसी दिन के बाद नेक्स्ट वर्ल्ड कप 2026 के लिए तैयारी की। तो आई थिंक ये क्रेडिट जाता है सिस्टम को भी और बाय द सेम टाइम प्लेयर्स को भी कि वो वहाँ पे किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। चले इस पे ज़रूर और भी मज़ीद बात करेंगे, बुमराह पे भी डेफिनेटली बात करेंगे। और एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक ऑन गेम ऑन है। डिस्कशन चल रही है यहाँ पे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जहाँ इंडिया ने एक बार फिर से अपना टाइटल जीता है T20 वर्ल्ड कप का। बात हो रही थी बॉलर्स की, किस तरह से बॉलर्स की कंट्रीब्यूशन क्या होती है टूर्नामेंट्स में। जसप्रीत बुमराह इज़ डेफिनेटली ऑन टॉप ऑफ दैट लिस्ट व्हेन यू टॉक अबाउट मैच विनर्स फॉर इंडिया। शुएब, वही सवाल मैं आपसे भी करती हूँ क्योंकि मैंने उमर से किया जी। व्हाट मेक्स जसप्रीत बुमराह सो स्पेशल कि वो हर जब भी उनको बॉल दी जाए, मिडिल फेज में दी जाए, शुरू में दी जाए, बाद में दी जाए, जितने भी फेजेस हैं आपके उनमें हमेशा वो परफॉर्म करते हैं। क्या कहेंगे आप कि उनकी क्या स्पेशलिटी है? ऑफ द लेंथ बॉल बहुत अच्छा करता है। यॉर्कर बहुत ही दुनिया का बेहतरीन यॉर्कर करने वाला बॉलर। दो स्लो रन सीखा, और एट टाइम्स वसीम अकरम के बाद मैंने पहला बंदा ये देखा, इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर जो हर वक्त सोचता रहता है। प्लस अब आप मुझसे पूछें व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, ये हर वो सिचुएशन ढूंढता है
जहां पे अपना स्किल सेट शो कर सके। हाँ, वो मुश्किल सिचुएशन ढूंढता है जहां पे मैं हाथ खड़ा करके कहूं यार मेरी स्किल सेट का इम्तिहान है, मैं इसको डिस्प्ले करता हूं। अब मैं यहां पे आपको करके दिखाऊंगा। कितना अरसा हो गया कि पहला टूर्नामेंट है, को 9 साल से ये लगातार कर रहा है, और एट द सेम टाइम अगर उसकी फिटनेस का लेवल देखा जाए, वो टेस्ट मैच में अपनी बैक तोड़वा के आ गया, लेकिन इंडिया को नीचे नहीं लगने दिया टेस्ट मैचेस में। याद आपको ऑस्ट्रेलिया में यहां पे आ गया, किसी सिचुएशन इसने कहा कि मेरी हैमस्ट्रिंग गई, मेरा काफ गया, मेरा गोडा गया, मेरी बैक उड़ जाएगी। सच ऑनेस्ट फास्ट बॉलर, एंड इसकी गेम अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है और इसके स्किल सेट को इतना बैक करता है कि वो अनप्लेबल बन जाता है। अब यहां से इज अ गो टू मैन फॉर इंडिया। मेरी जिस परेशानी का मकसद ये है कि जसप्रीत बुमराह के बाद कौन है। जसप्रीत के साथ दूसरा एंड खाली हमेशा रहता है। इमेजिन करें जसप्रीत बुमराह विद अनदर एज गुड एज प्रॉब्ली हाफ ऑफ दिस फास्ट बॉलर कैन डू वंडर्स फॉर इंडिया। इंडिया नीड्स टू लुक अनदर फास्ट बॉलर अलॉन्ग विद हिज वर्कलोड। जब ये कर लें, और आपको पांचवा बॉलर चाहिए, लेकिन बट दिस गाय इज एज सूर्या कुमार यादव सेड, इज अ नेशनल ट्रेजर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। वर्कलोड मैनेजमेंट की इन्होंने बात की, तो अगेन वही एज अ कोचिंग एस्पेक्ट कि इनकी इंजरी हुई, रिहैब पे आए, उसके बाद इंडिया ने इनको हर मैच में नहीं रखा। उन्होंने पिक एंड चूज़ किया, वर्ल्ड इवेंट्स में इनको खिलाते हैं, सर्टन टेस्ट मैचेस या बायलैटरल में ये रेगुलर फीचर नहीं होते, एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स समथिंग दैट आई थिंक द सिस्टम अंडरस्टूड कि इनको यूज़ कितना करना, वरना ओवर यूज़ हो गए तो फिर तो थैंक यू हो जाएंगे। कॉमन सेंस है यार, जब आपको पता है कि आपके पास इतना स्किलफुल बॉलर है जो कि उसकी जिसकी सोच है दुनिया की उस तरह की सोच ही नहीं है, जिस तरह का उसके पास स्किल सेट है दुनिया के पास उस तरह का स्किल सेट नहीं है, जिस तरह का उसके पास बिलीफ है किसी और के पास ऐसा बिलीफ नहीं है, ये अकेला मैच को एक साइड पे कर सकता है, तो उसकी फिर लुक आफ्टर भी उस तरह की जाती है ना। और उन्होंने करके दिखाई और वो कर रहे हैं, और जाहिर है वो खुद भी ऑनेस्ट है, उसको भी पता है अपनी वैल्यू का, उसको अपनी वर्थ का पता है। बाज़ ऐसे बॉलर होते हैं जिनको अपनी वर्थ का पता नहीं होता और वो अंडर अचीवर ही रहते हैं। इसको अपनी वर्थ का पता है, इसीलिए दुनिया को बता रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुल ने भी अभी मेंशन किया कि उनके सिस्टम ने उसको कितना लुक आफ्टर किया। आई थिंक शोएब अख्तर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन अबाउट बुमराह कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। बट अगेन गुल की जो बात है ये भी बहुत पावरफुल है अगर सिस्टम साथ में। मैं ये समझता हूँ कि अगर शोएब अख्तर को हम सही इस्तेमाल करते तो ये 3-4 साल और आगे जा सकता था और कई वंडर्स कर सकता था पाकिस्तान के लिए। हमारे कई ऐसे खिलाड़ी ऐसे थे, अगर हम उनको लुक आफ्टर कर लेते। यॉर्कर मारना बहुत जोर लगता है, अगर आप 6 गेंद कर ले लेंथ के ऊपर, एक यॉर्कर मारेंगे उतनी एनर्जी एक यॉर्कर ले जाएगा। मैं वैसे बता रहा हूँ, ये बताएगा, ये आपको एक्सप्लेन करेगा। एक बाउंसर मारना है वेरी वेल डायरेक्टेड, जिसमें आपने 100% अपनी एनर्जी लगानी है। एक बाउंसर मारने का 3 ओवर का स्पेल उतनी एनर्जी जो है ना उसकी लग जाती है उसके ऊपर। तो और प्रेशर सिचुएशन में आना तो लोड और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिस तरीके से इसकी लुक आफ्टर की गई है, बैक इंजरी छोटी इंजरी नहीं होती है, लोगों के कैरियर ख़त्म हो जाते हैं। मैंने कोई 500 ऐसे फास्ट बॉलरों को देखा है इंग्लैंड के अंदर कि जिनकी बैक इंजरी आई, उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई, उसके बाद वापस नहीं आ पाए। तो सिस्टम ने कितने अच्छे तरीके से उसको लुक आफ्टर किया, उनको पता था। आई थिंक प्रॉब्ली इसकी मेंटल असेसमेंट इन्होंने की हुई थी कि इसका दिमाग कितना टॉप क्लास का है, इसका जिगरा कितना बड़ा है, इसके अंदर स्किल्स कितनी ज़्यादा है। तो पूरे सिस्टम ने इसको बैक किया और बैक करने के बाद जो है आज बुमराह आपके सामने है। आई थिंक हफीज़ की बात पे यहाँ कहूँ, हमें सीखना चाहिए। हम क्रिकेट देखते हैं, हमें सीखना चाहिए, एज ए ऑर्गेनाइजेशन सीखना चाहिए, एज ए सिस्टम सीखना चाहिए, एज ए प्लेयर भी सीखना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं अगर सीखना चाहें तो। चले हाँ, नहीं, मैं वही बात हो रही थी कि फिर शाहीन आफरीदी के केस में क्या हुआ। आप उस वक्त कोच थे, हमने वर्ल्ड कप खिला दिया शाहीन को, उसकी नी इंजरी थी, आपने इस पे कुछ रेस किया होगा पॉइंट के? जी, मैं ये समझता हूँ आज इस प्रोग्राम के तवस्सुल से जब भी कोई सीरीज़ होती है या वर्ल्ड कप होता है, मेगा इवेंट्स होती हैं, खुदारा हेड कोच की जो रिपोर्ट होती है ना आफ्टर द टूर्नामेंट, उसको पढ़ना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, फिर पूरे स्पोर्ट्स स्टाफ को बिठा के उसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी उसके अंदर इंफॉर्मेशंस होती हैं और फिर वो आपको आगे मूव फॉरवर्ड करते हुए बहुत फ़ायदा देती हैं। शाहीन की इंजरी हुई, ये बाकी जो टूर्नामेंट्स हुए, बहुत सारी रिपोर्ट्स इनके पास आती हैं। आपके हिसाब से वो रेडी नहीं था? नहीं, मैंने आज तक कोई मीटिंग अटेंड नहीं की है। जितने भी रिपोर्ट दी एज ए हेड कोच,
हम लोग 2021 का इंडिया को हमने वर्ल्ड कप में मारा था, एशिया कप में भी मारा था हमने, इंडिया बाहर हो गई थी एशिया कप से भी, वर्ल्ड कप में भी। 2022 वर्ल्ड कप हम फाइनल खेले थे, ये 2 रिपोर्टें मैंने भी दी थी और भी बहुत सारी सीरीज की रिपोर्ट्स गई थी। तो आपकी असेसमेंट में वो मैच फिट उस था? रिपोर्ट में, हाँ नहीं मैं आपको बताऊं, उस रिपोर्ट में आप हर किस्म की रिपोर्ट देते हो कि आपका मेडिकल स्टाफ कैसा काम कर रहा है, उसकी जो इंजरी हुई उसके बाद जो ट्रीटमेंट हुई उसके बाद, आई थिंक दुख होते हैं ये सारी बातें करते हुए, आप नहीं लुक आफ्टर करते हो उससे। चल ठीक, एक तो शाहीन को देख लिया, अब हसन को देख लो, उसकी ट्रीटमेंट कहाँ पे हुई, ਉਹਨੂੰ चीदे ने ਉਹਦਾ ऑपरेशन किया तो ਉਹਦਾ पीटर ने ऑपरेशन किया है। भाई आप ये ट्रीटमेंट में देखो ना कितना बड़ा फर्क आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें एज ए सिस्टम ये सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप ज़ाया कर देते हो आपने जो आपके जो वर्ल्ड क्लास बात में जिन्होंने बनना है, आप उनको तबाह कर देते हो। हफीज, आपकी क्या राय है ऑन वर्कलोड मैनेजमेंट, प्लेयर को कैसे मैनेज करना है? हम अक्सर देखते हैं कि सिस्टम में जल्दी से प्लेयर जाते हैं, एक बहुत बड़ी इंजरी होती है, कोई बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिसमें बड़ा टाइम लगता है। बुमराह का भी हमने देखा है कि ही हैड रियली सीरियस इंजरी, जिसके बाद वो वापस आए हैं, बट उनको बड़ा मैनेज किया गया है, हर मैच वो नहीं खेलते। ये कितना ज़रूरी है, या आपने जो टाइम गुजारा विद पाकिस्तान टीम, इस चीज़ को क्या, इसमें क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? देखें, एज ए प्लेयर मैंने अपने साथ बहुत से प्लेयर्स को मेडिकली इंजर्ड होने के बाद वापस ना आते हुए देखा, जिसमें गुल एक बहुत बड़ी मिसाल है। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर जो मेरे साथ खेले, जो वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट में बहुत से मैच जितवाते थे, जब इनको कुछ इश्यूज़ आए मेडिकली, उसके बाद ये दोबारा वो उमर गुल था ही नहीं, क्योंकि मेडिकली लुक आफ्टर नहीं किया गया। इस तरह मैंने और भी बहुत से केसेस देखे, जैसे ये बात कर रहे हैं। होता ये है कि जो पाकिस्तान का जब मैं भी आया, मैं 2 माह के लिए आया, मैंने आके एक रिक्वेस्ट की क्रिकेट बोर्ड को कि आप क्रिकेट को भी लुक आफ्टर करो, बट यू नीड टू लुक इनटू मेडिकल रिफॉर्म्स, क्योंकि जब तक आप मेडिकल रिफॉर्म्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर मेडिकल हेड चाहिए जो उस काबिल हो कि वो पूरे सिस्टम को लुक आफ्टर कर सके। जो रीहैब्स हैं वो हमारे अपने सिस्टम में प्रोवाइड होना चाहिए। हम अपने रीहैब्स को जब बाहर करने के लिए प्लेयर्स को भेजते हैं तो वो सबसे बड़ी ज्यादती की जाती है। हम करोड़ों रुपया भी लगा देते हैं और हमें वो वाला प्लेयर वापस भी नहीं आता जो हमें चाहिए। तो मेडिकल रिफॉर्म के ऊपर बात की, लेकिन समझ नहीं आई। 2 साल ये तो उधर भटके, लहू लुहान हुए। दोबारा फिर वो जो बंदा मैं अपॉइंट करना चाह रहा था, जावेद मुगल साहब फ्रॉम इंग्लैंड, वो आए हैं अभी आके, एंड ही इज मेकिंग दैट स्पॉट वेरी वेरी क्लियर कि यार उन्होंने किस डायरेक्शन में चला। आई एम श्योर, अल्लाह करे कि उनको काम करने दिया जाए। ही इज़ अ वेरी राइट पर्सन टू लुक आफ्टर पाकिस्तान मेडिकल इश्यूज़। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो शुरू होना था। जब तक आप मेडिकली रिफॉर्म्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, मेडिकल हेड को इंचार्ज नहीं बनाएंगे, और उसके नीचे जितने फिजियोथेरेपिस्ट और ट्रेनर्स हैं वो उसकी गाइडलाइंस के ऊपर काम करेंगे। जो सकलैन भाई कह रहे हैं, मैंने भी 2 माह में ये ऑब्जर्व किया कि हमारी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है। बहुत से प्लेयर्स हमारे फिजियो के साथ मिलके अपनी बैड वर्कलोड मैनेजमेंट बनाते थे। जब उन्होंने इंटरनेशनल लीग खेलने जाना है तो वर्कलोड का कोई इशू नहीं है। जब साथ में कनेक्टिंग सीरीज, अगर कोई डोमेस्टिक सीजन है तो वर्कलोड इशू सामने आ रहा है कि जी इसको 3 वीक के लिए हमें रेस्ट देना है। लेकिन जब वो कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेके इंटरनेशनल लीग खेलने जा रहा है तब कभी भी वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है। तो ये हमने अपने स्टैंडर्ड्स को खुद बर्बाद किया है। हमारी मेडिकल रिफॉर्म्स जब तक नहीं होंगी, जो कि अब मुझे अल्लाह करे कि अब हुई है, उसमें उनको काम करने दिया जाए। लेकिन जो सकलैन भाई कह रहे हैं, आई एम श्योर कि अगर आप शुएब भाई से पूछेंगे तो इनके कैरियर में भी सिस्टम ने इनकी लुक आफ्टर नहीं की हुई। एज ए ग्रेट फास्ट बॉलर इन्होंने खुद अपने पे इन्वेस्ट किया, अपनी मैनेजमेंट के ऊपर, अपनी इंजरीज के ऊपर। मैंने इन्वेस्ट किया अपनी इंजरीज के ऊपर। जब मुझे लगा कि मैं इंजर्ड हुआ, मेरे नी का इशू आया तो आई वेंट आउटसाइड। मेरी ग्रोइंग का एक इशू आया तो मुझे कहा गया कि यहाँ क्रिकेट छोड़ दो, यहाँ इसी पेन में खेलो, बजाय इसके कि ये कहा जाता कि हम आपकी टोटल लुक आफ्टर करेंगे। मेरे पास जवाब क्या आ रहा है हमारे मेडिकल हेड का कि जी या तो पेन में खेलें या क्रिकेट छोड़ दें। और जब मैं बाहर जाके उसको चेक करवाता हूँ तो 6 वीक के अंदर मैं बिल्कुल ऑपरेशन करवाता हूँ और 6 वीक में वापस आके बिल्कुल सेम एज फिट एज आई वॉज बिफोर मैं आके क्रिकेट शुरू कर देता हूँ। तो ये हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हमें अपने मेडिकल रिफॉर्म्स नहीं सेट किए हुए। हमें फिजियो और मैस्योर का फ़र्क नहीं पता। मैं अपने क्रिकेट बोर्ड के एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास गया और मैंने उनसे बात की कि ये फिजियो बहुत अच्छा है, आप इसकी क्वालिफिकेशन चेक करें, इसकी क्रेडेंशियल चेक करें, इसको लेके आएँ। तो कहते यार अगर वो नहीं आएगा तो हम 2 मैस्योर भेज देंगे। तो उनको मैस्योर और फिजियो के फ़र्क का नहीं था पता। तो जब आप ऐसे बंदे एडमिनिस्ट्रेशन में ला के बिठा देंगे तो कहाँ से मेडिकल रिफॉर्म्स होंगी, कहाँ से गुल जैसा प्लेयर जो है वो दोबारा खड़ा हो जाएगा और आके वही उमर गुल बन जाएगा जो ये 2009, 10, 11 के अंदर मौजूद था। तो ये इश्यूज़ हमारे साथ बहुत से हैं,
लेकिन अल्लाह करे हम कहीं से शुरू कर दें और मेडिकल रिफॉर्म्स की मैनेजमेंट को सही तरीके से डायरेक्टेड वे में चलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रिकेट को फिक्स करना ज़रूरी है, उसी तरह मेडिकल रिफॉर्म्स को फिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। जी नहीं, मैं सिर्फ सुन रहा था तो मैंने कहा कि आपके बारे में इन्होंने जिक्र किया, तो इज दिस राइट, वो यू नॉट द सेम क्रिकेटर और द बॉलर आफ्टर दैट, और क्या ऐसी चीज़ थी जो आपने फील किया मिस आउट हो गई आपके ट्रीटमेंट या रिहैब में? आई थिंक सबसे पहले तो 2004 में जो इंजरी मुझे हुई थी, बैक में 3 फ्रैक्चर हुए थे। उसके बाद मेरा जो रिहैब था बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, क्योंकि उनमें हमारे थे फॉरनर ट्रेनर्स थे, तो उनके साथ मैंने 4-5 महीने टाइम गुजारा और बड़ा ज़बरदस्त हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मेरा जो कम बैक भी हुआ तो मैं आई वॉज 135 मेरा पेस था। उसके बाद जब मैं पहले मैच खेल रहा हूँ तो 140 प्लस का हो गया था, इवन मैंने 150 टच किया। तो अगेन आपके जो रिहैब है वो बड़ा ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, और इसमें मेरे ख्याल से जो 13 में मुझे इंजरी हुई, एक तो मुझे लेट ऑस्ट्रेलिया भेजा गया वहाँ पे सर्जरी के लिए, और उसके बाद जो मेरे इंजरी करना हुआ था मेनिस्कस वो सिंपल, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको हार्डली 3 हफ्ते लग सकते हैं, आप वापस फील्ड पे आ सकते हैं। लेकिन अगेन वही कि हमारे वहाँ पे जो इक्विपमेंट थे रिहैब के लिए वो प्रॉपर नहीं थे, और वो जिस तरह रिहैब होना चाहिए था वो उस तरह का नहीं हुआ। इसी वजह से मेरा ऑन एंड ऑफ मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, और फिर उस तरह की परफॉर्मेंस मेरे से नहीं हुई। तो आई थिंक हफीज़ सही कह रहा है कि आपके मेडिकल रिफॉर्म होने चाहिए, आपके प्रॉपर डॉक्टर होने चाहिए, प्लस उसके साथ आपकी जो रिहैब है, आपकी जो ट्रेनर्स है, उनके साथ इक्विपमेंट जो आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होने चाहिए वो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमारे नहीं है। इससे ना सिर्फ आपके क्रिकेट को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हमारे जो बाकी भी जो गेम्स है उनके प्लेयर्स को भी फ़ायदा हो सकता है। इतना बड़ा सेंटर है हमारा पे वहाँ पे, आई थिंक इनको अभी करना चाहिए, इनको स्टार्ट करना चाहिए। जिस तरह हाफिज़ ने कहा कि जो डॉक्टर अभी आया है वो क्वालिफाइड है, इंग्लैंड से होके आए, तो आई थिंक आई होप कि इससे फ़ायदा हो। वी होप कि मेडिकल प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाए तो वो रिहैब करने बाहर नहीं जाता, उनके अपने वहाँ पे तमाम रिहैब सेंटर मौजूद है। तो मेडिकल रिफॉर्म के साथ मेंटल रिफॉर्म्स भी जी इनके साथ मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर वापस आते हैं। ब्रेक लेंगे। फाइनल की बात हो रही है, इंडिया जीता है ICC T20 वर्ल्ड कप शानदार तरीके से, वी आर टॉकिंग अराउंड इट। हमारे साथ रहिएगा ऑन गेम ऑन है। उनका रोल बड़ा, उन्होंने से कहता ना क्वाइटली अपना काम किया है, विकेट्स हासिल की, आज भी 3 विकेटें हासिल की, रन्स भी जब ज़रूरत पड़ती है तो रन्स भी कर लेते हैं। पिछले वर्ल्ड कप में भी थी उनकी परफॉर्मेंस आपने देखी ही होगी। सो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, इवन जब बैटिंग में उनको ऊपर भेजना होता है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी कर लेते हैं। तो उनके रोल के बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर हैं आई थिंक, और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर नज़र आते हैं, सॉर्टेड है। उनको पहला मैच आई थिंक मैं तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट इनको दूंगी, जो 2 कैचेस इन्होंने इंग्लैंड के मैच में पकड़े वो टर्निंग पॉइंट्स थे उस मैच के अंदर। फिर हम बैटिंग की बात करें, हम बॉलिंग की बात करें, पिछले वर्ल्ड कप की बात करें, लेकिन वही बात है ट्रांजिशन की। आप प्लेयर्स को जब लाते हैं टीम के अंदर तो एक बड़ा सोच समझ के ट्रांजिशन, इनको ऐसी क्रिकेट भी खिलाई गई कि ये और जडेजा साथ भी खेलते रहे, सिमिलर ऑलराउंडर्स, सिमिलर थोड़े बहुत रोल्स, लेकिन साथ भी खिलाया। पहले इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में कंफर्टेबल कराया, उसके बाद इनसे हर तरह का रोल कराया, इनको टॉप 4-5 में बैटिंग भी करा दी, पावर प्ले में बॉलिंग भी करा दी, डेथ में भी बॉलिंग करा दी, और ऐसे नज़र आता है कि ही वांट्स टू बी इन द सेंटर ऑफ थिंग्स। वो चाहते हैं बॉल उनकी तरफ आए एज अ फील्डर, वो चाहते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें एज अ बॉलर। तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है, प्रॉपर ऑलराउंडर नज़र आए, प्रॉपर जब आप उनको बॉलिंग करते देखते हैं हर फेज़ ऑफ द गेम में ये बॉल कर सकते हैं। और बैटिंग में भी मुझे याद है वो एक ओवर जो हमारे भी पिछला जो वर्ल्ड कप था उसमें इमाद वसीम जब बैटिंग करे थे तो इवन लेफ्ट हैंडर टू लेफ्ट हैंडर, वो वाली जो हम मैचअप्स की बात करते हैं वो भी इन्होंने बहुत अच्छा करा। तो थिंकिंग क्रिकेटर है, बिकॉज जब भी एक प्लेयर जो बैटिंग भी कर सकता है बॉलिंग भी कर सकता है, वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, तो समझते हैं क्रिकेट को, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आज भी उनकी नज़र आई। सकला अगर टर्निंग पॉइंट की बात करें, ढूंढ रहे थे इस मैच में कोई टर्निंग पॉइंट था, लेकिन मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को तो करीब करीब फटकने भी नहीं दिया। बट डू यू थिंक 92 पावर प्ले में बगैर किसी विकेट के वहीं घुटने टेक दिए थे न्यूजीलैंड ने, या इतना अच्छा बैटिंग पिच एक टीम अगर कर रही है दूसरा करीब तो आएगी, 96 रन से हारे? मेरा ख्याल है तीसरे ओवर में उन्होंने घुटने टेक दिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है। पहली जब इंडिया ने जब बैटिंग की, तीसरा ओवर जब चला है उसमें गालिबन 24 रन पड़े हैं, और उसके बाद समझ नहीं आई, किसी को भी समझ नहीं आई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो जो बाउंड्रीज लगी हुई हैं उसमें से जो क्वालिटी थी ना बॉलिंग की, या जो प्लान के मुताबिक बॉलिंग की जाती वो नजर नहीं आई। पैनिक बटन 2-3 तो लेग साइड पे गेंद दे दिए, वो चौके छक्के लग गए, 2 आर्क में दे दिए, वो भी लग गए, बाउंड्रीज लगी। तो वो जो 24 रन का गालिबन 22-24 रन का तीसरा ओवर पड़ा है ना, उसके बाद न्यूजीलैंड कहीं पे भी नजर नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे नहीं लगी, ऐसा लगे क्लूलेस थे।
और वहाँ से दूसरी साइड पे रुथलेस अप्रोच थी, ऐसी रुथलेस अप्रोच, ऐसा अग्रेशन, उन्होंने रुके ही नहीं। उनको 190 जो पार स्कोर था उनके ज़हन में 250 ही था। 250 ही था। उन्होंने कहा ये 250 वाला है और चलते चले जाओ, और रुके कहीं नहीं। फर्गसन को 2 ओवर में 48 पड़ गए। अनबलीवेबल, अनबलीवेबल। मुझे तो फर्गसन तो लग रहा था कि एक ऑर्डिनरी सा बॉलर है। न्यूजीलैंड की ओवरऑल सेंटनर को निकाल के ऑर्डिनरी बॉलिंग लगी थी। ठीक। ऑल्सो पावर प्ले में हफीज़, जिस तरह तकरीबन पावर प्ले में मैच हारना तो नहीं, हार तो नहीं आप कह सकते, बट एडवांटेज तो इंडिया के पास आ गया था आफ्टर द वे दे बैटेड इन द पावर प्ले। इन रिस्पॉन्स जब न्यूजीलैंड की बारी आई तो ऑफ कोर्स टारगेट ऐसा बहुत मुश्किल टारगेट, बट इंग्लैंड का एग्जांपल आपके सामने है कि इंग्लैंड ने बड़ी अच्छी फाइट दी थी और एंड तक वो लेके गए। तो ये इनकी जो न्यूजीलैंड की आज अप्रोच थी बैटिंग में, ये कितनी आपको लगता है कोई फ्लॉड थी या कुड दे हैव डन समथिंग डिफरेंटली, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा उस स्किल सेट को जो इंडिया ने डोमिनेट करके दिखाया। हमने एक स्टैट दिखाया था प्री शो में कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब वर्ल्ड कप के फाइनल्स आए हैं तो उसमें पहले 6 ओवर में 40-50 के अंदर 2-2, 3-3 आउट होते गए हैं, जो प्रीवियसली फाइनल्स हुए हैं। इस फाइनल को जो उन्होंने टेक ऑन किया, उनके बैटिंग स्किल्स ने, उनकी बैट्समैनशिप ने, हमें उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने मैच को पहले 6 ओवर में न्यूजीलैंड से इतना दूर कर दिया, तो दे वर जस्ट ट्राइंग टू चेज द गेम ऑल नाइट। हमने जो देखा, अगर आप उनकी तरफ चले जाएं तो देखें, मुझे ये ज़्यादा तौर पर लगता है कि उनके स्किल सेट या एफर्ट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक ओवरऑल फाइनल का अगर आप प्रेशर, अगर मैं बात करूं तो कुछ डिसमिसल्स ऐसी हैं जो टोटल आपको शो करती है कि दे वर टोटली हैविंग अ लॉट ऑफ प्रेशर। पूरे मैच में बैटिंग बॉलिंग में बॉकडाउन देखें, कभी इनमें क्लियर इंस्टेंट मैंने देखा ही नहीं आज तक। अब मुझे भी देखते हुए इनके खिलाफ खेलते हुए 20 साल हो गए हैं, 30 साल तो मुझे 92 से देखते हुए याद हो गया। वो जब भी मैं देखता हूँ ना, एक फड़क होती है ना, एक आग होती है एक, कि यार मैं दबोच दूंगा इसको, कभी नजर ही नहीं आया। बट यू टुक अ नेशन, आई गेट इट, बट नाउ वी आर ऑन द सॉन्ग, नाउ वी गॉट अ मीन बिजनेस, राइट? वी हैव टू मीन बिजनेस, जस्ट बी मीन अबाउट इट। दे आर जस्ट नॉट एट इट समहाउ। तो वो इनकी वाली बात है जो कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम माहौल बड़ा फ्रेंडली है। I honestly think that they need to change the way they play the cricket. I mean, it's enough. I mean, as I said it, कि जैसे मैंने कहा था कि चोकर्स का तगमा उतार के इनको दे दिया जाए साउथ अफ्रीकन से। अगर आपने देखिए, आपका टॉस आ गया था, आपको बैटिंग विकेट मिल गया था, बेहतरीन बैटिंग में था, गिव योरसेल्फ अ चांस एट लीस्ट, nothing less than 200, right? 200 में ही क्या, मुझे आई गेट इट, संजू बहुत अच्छा प्लेयर है, बट क्या शर्मा कर लेता, क्या बाकी प्लेयरों प्रेशर ना होता, सूर्य कुमार यादव भी होता है, बट डिडंट अलाउ योरसेल्फ टू हैव दैट एडवांटेज। और हैरत होती है कि ब्रेंडन मैकलम जैसे इंस्टिंक्ट, किलर इंस्टिंक्ट डाल सकते हैं इंग्लैंड की टीम में, समवन मे बी इन द हेल्म ऑफ तो फिर वो वहाँ कोचिंग क्यों कर रहा है? अब वही तो कोचिंग क्यों नहीं कर रहा? एग्जैक्टली, ठीक है ना? So I don't think that, you know, the जो उनका formula of running cricket है और the style of cricket है, I don't think it is helping them. They're good enough team to qualify for the semis or for the finals. Somehow they just couldn't break the jinx of becoming a ruthless cricketers. yep. थोड़ा ruthless हो जाओ यार, थोड़ा सा। अभी कुछ समझ ही नहीं आई लोकी फर्ग्यूसन की, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई। इतना पेस अगर 145 कर रहा है तो यार कुछ नहीं समझ आ रही, तो फिर इधर रखते हैं, फिर हाँ, बॉल इधर रखते हैं, 2-4 को मारो तो सीन में। बट अगेन आई नो दिस वेरी लैक ऑफ, आई डोंट नो, रूथलेसनेस। दे शुड बी मोर रिलेंटलेस। Relentless is the word, that's the correct word, but relentless, Umar, Lockie Ferguson was not relentless today. आज उनकी तरफ से बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। क्या लगता है आपको, वही वाली बात जो इन्होंने की, किलर इंस्टिंक्ट मिसिंग है इनकी टीम में? क्योंकि देखें, इनका सिस्टम भी बहुत अच्छा है, इनके प्रोसेसेस भी बहुत अच्छे हैं, इनकी टीम के इंडिविजुअल प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं अगर इनकी परफॉर्मेंसेस देखें, लेकिन क्या वाज इट द केस ऑफ देम गेटिंग रियली ओवरवेल्म्ड बाय द होल स्टेज? नहीं, मैं एग्री कर रहा हूँ शेख भाई के साथ, क्योंकि उनमें वो उनका जो माइंड सेट है वो एग्रेसिव है ही नहीं, वो बस वो फ्लो के साथ चलते हैं। अगर उनका फ्लो चल रहा है तो वो उसी के साथ चल रहा है। आज भी अगर जिस तरह शेख भाई कह रहे हैं कि एक बॉलर 150 का बॉलर है और वो बैट्समैन के लिए एक साइड पैक करके उधर बॉल कर रहा है, तो बैट्समैन तो प्रिडिक्टेबल हो गया ना कि मुझे इधर ही बॉल करना है। आई थिंक यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव। आपने एक बॉल के लिए एक साइड के प्लान या फील्डिंग सेट नहीं करनी होगी, आपने एग्रेसिव बॉलिंग के साथ आज तगड़े बाउंसर करने।
आज तो सारे उनके जो बॉलर्स थे सारे स्लो और वन ही कर रहे थे, जितने भी थे फास्ट बॉलर थे, ऐसे लग रहे थे कि सारे ऑफ स्पिनर है, वो 30 यार्ड से दौड़ के आ रहे थे और स्लो बॉल कर रहे थे। आई थिंक वो जो एग्रेसिव माइंडसेट था वो मिसिंग है न्यूजीलैंड की प्लेयर्स में। तो वो चीज़ अगर आप लेके आए तो आई थिंक इनमें स्किल्स है, पोटेंशियल भी है, प्लान भी अच्छा करते हैं, लेकिन वो जो एक बॉलर है ना पूरी ऑस्ट्रेलिया को आगे लगा दिया था, एक बॉलर है शेन बॉन्ड ने, उसने वो धोया है इनको ऑस्ट्रेलियन को पीक टीम में। और अगर आपको बैटिंग लाइनअप निकालो 8 नंबर तक आपको डेविड मार्टिन नजर आएगा, उसने आगे लगा दिया था। थोड़ा गाली गलोच, थोड़ा धक्का मुक्का, जरा आ जाओ जरा सामने, वो जरा आ जाओ जरा, वो चक्कर ही कोई नहीं है, वो 250 का घर चले गए। चले आप भी जा रहे हैं? ब्रेक का वक्त हो गया क्योंकि इनके जाने का वक्त हो गया है, तो ब्रेक का तो डेफिनेटली हम ब्रेक लेंगे, बट सिकंदर इज साइनिंग ऑफ। सिकंदर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा साथ दिया। सिकंदर ट्रैवल कर रहे हैं बांग्लादेश, जहाँ पे वो कमेंट्री करेंगे, इसलिए हमें हमारा साथ अभी छोड़ के जा रहे हैं, और आखिरी सेगमेंट जो है हम आपस में करेंगे। सिकंदर, एनी पार्टिंग कमेंट्स? आपने कितना एंजॉय किया या कितना नहीं एंजॉय किया हम सब के साथ? नहीं, बहुत एंजॉय किया सबके साथ, और 55 मैच गुजर गए, इट वाज फन। आप लोग जब वो प्रेडिक्शन का टेबल देखेंगे तो मेरे पॉइंट्स देख के आपको अंदाजा होगा मेरा भी सिस्टम इन प्लेस नहीं है। चलें, आप भी ब्रेक ले लें सिकंदर, और हम भी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डिस्कशन चल रही है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के फाइनल की। एक नज़र मैच समरी पे डाल लेते हैं, देखते हैं इन केस यू गाइज मिस्ड आउट कि क्या हुआ है, थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, देख लेंगे किस क्या टॉप परफॉर्मेंस थे, तो उस पर ज़रूर हम आएंगे। हफीज़, थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट के इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि आगे सीरीज़ आ रही है, आगे सीरीज़ आ रही है, वनडे सीरीज़ आ रही है, बांग्लादेश के अगेंस्ट कुछ नए नाम सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, हमने बहुत बात की है अबाउट द सिस्टम, अबाउट ऑल द फ्लॉज, बट अब आगे भी चलना है। तो कैसे देखते हैं इस वनडे सीरीज़ को विद द करंट स्क्वाड दैट पाकिस्तान हैज़? इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सम ऑफ द यंगस्टर्स एज वेल। कैसे देखते हैं इसको? देखें, फिर से सीटी बजेगी, फिर से स्टेज सजेगा, इश्तिहारी सुपरस्टार बाहर आएंगे और आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि हमारी बेस पीएसएल है। हम जब तक उस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे कि हम पीएसएल के लिए नहीं हैं, हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्शन जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सेट हो गई, हर चीज़ ठीक होगी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला, एवरीथिंग मूव्स अराउंड पीएसएल। यस, इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर पाकिस्तान, वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक वेंचर है, हम उसके साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की डिटेरिएशन भी इसी क्रिकेट बोर्ड के वजह से हो रही है, तो हमें इसको भी लुक आफ्टर करना है। जब तक क्रिकेट की लुक आफ्टर नहीं की जाएगी, आप बायलैटरल सीरीज़ या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत सकते, क्योंकि आपकी बड़ी टीमों के खिलाफ जब तक आपका माइंडसेट ठीक नहीं होगा, जब तक आपने क्रिकेट के ऊपर राइटली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, जो शुएब भाई ने बात की, जो सिस्टम इम्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ये को हमसे बेहतर नहीं थे, हम उनसे बहुत सुपीरियर थे, लेकिन क्यों हम इतने नीचे चले गए और वो क्यों इतने ऊपर साबित होना शुरू हो गए दुनिया के अंदर, और वो हर कंडीशन में जाकर परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्रेडिट देना पड़ेगा और उनकी प्लेयर ग्रोथ के ऊपर भी जो है उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे जब तक हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तौर पर क्रिकेट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं सोचेंगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो मैं सिर्फ फाइन से बचना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं खाम खा वो बात करूँ इस बायलैटरल सीरीज़ के लिए जो किसी को तकलीफ़ का बायस बने। लिहाजा मुझे लगता है कि मेरी तमाम दुआएं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ हैं, क्योंकि इस वक्त हम सब तकलीफ़ में बैठे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम ऐसे प्रोग्राम करें जहाँ पे हमारी पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में ना पहुँचे, फाइनल में ना पहुँचे, कोई सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंसेज नज़र ना आ रही हों, लेकिन ये तकलीफ़ का बायस है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमसे दुआ गो हैं कि पाकिस्तान टीम जहाँ भी जाए पाकिस्तान के प्लेयर ग्रो करें, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिस्टम उसके लिए तैयार नहीं है। जी सकलैन, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड देन? Prayers and wishes for them. Almighty God give them a right direction, right vision. और जितने भी newcomers हैं, my prayers are with them as well, and go and explore. It's a great opportunity for them that they will play for Pakistan. जो नए लेके गए, कोई 8-9 लड़के लेके गए, दुआई कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली आप हर सीरीज़ के कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं कि इसमें से क्या इनको मिलने वाला है, एंड आई एम श्योर इनको ये पता होगा, क्योंकि ये सीरीज़ जो रखी गई है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, आगे किस डायरेक्शन में जाना है। वी ओनली कैन प्रे फॉर देम।
फ्रॉम अ फैंस पर्सपेक्टिव शुएब, इट्स डिसअपॉइंटिंग कि आप मतलब सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. अब ये एक पैटर्न बन रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स. पहले लाइक आई सेड देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब सेमीफाइनल तक टीम पहुंच जाती थी, लेकिन अब पिछले 3 सालों में नज़र आ रहा है कि आप नहीं आगे जा रहे. तो इट्स डिसअपॉइंट. मैं सिर्फ फैंस के एस्पेक्ट से बात कर रही हूँ, जो एक एवरेज फ़ैन है जो शौक से देखता है पाकिस्तान क्रिकेट को, कि उनके लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट रिवाइव हो, बिकॉज वो ये ना हो कि आपका फ़ैन दूर हो जाए क्रिकेट से. पहले बैठ के मैच देखते थे, अब गुजरते हुए मैच देखते हैं. हो रहा है पता नहीं, देख लेंगे बाद में. बट फैंस कम हो चुके हैं और फैंस के लिए नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. कोई आपके पास स्टार ही नहीं है, आपके पास कोई पूरे पाकिस्तान में कोई ब्रांड बचे ही नहीं है. सो आई थिंक इट्स वेरी सैड सिनेरियो. और मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं थी कि पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हॉकी वाला ना हो. मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं थी. ये हालात मैं आते हुए देख रहा था. बट अनफॉर्चुनेट है. बट मेरा बच्चों के लिए यही है कि बांग्लादेश में जो गए हैं, आप एक काम करें, जिस तरह अंडर 19 खेल रही है ना पाकिस्तान 19, उस एटीट्यूड से ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल देना, आप जीत जाओगे. दैट्स ऑल. ठीक. सना, द करंट स्क्वाड, एनी होप, एनी पॉजिटिव्स जो आप सोच सकती हैं कि पोटेंशियली पाकिस्तान इस सीरीज़ को एटलीस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस एटलीस्ट इस सीरीज़ को कैसे देखता है, कैसे अप्रोच करना चाहिए कंसिडरिंग द नेम्स दैट यू हैव इन पाकिस्तान क्रिकेट? अभी देखिए, मैं तो पहले समझना चाहूँगी, क्योंकि हमने उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी जब टीम सेलेक्ट हुई है कि हम समझ सकें. बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये समझें कि हम अगले साल अक्टूबर में, गालिबन अक्टूबर नवंबर में ODI का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं. ये ODI की टीम है. बाकी जो दुनिया में टीम्स हैं वो 4-4 साल में अपनी टीम को तैयार कर दी हैं ODI के लिए. सो पहले तो ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स सेलेक्ट हुए हैं उनको ऑल द बेस्ट. मेजॉरिटी उनमें से T20 की परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी थी. 1-2 हैं जिनकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बट उनको तो बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से. बट मैं सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीज़ें समझना चाहती हूँ, और आई थिंक ये समझना चाहिए सिस्टम को भी कि इन प्लेयर्स के लिए हमारा विजन क्या है जिनको हमने सेलेक्ट किया है, और टीम के लिए हमारा विजन क्या है. क्या हम 1 साल के अंदर 9-10 वनडे के जितने भी हमारे रहते हैं बिफोर द वर्ल्ड कप, उसमें हम एक नया प्लेयर, एक नया ओपनर, एक नया 1 डाउन, एक नया 2 डाउन इतने मैचेस में बना लेंगे? और अगर हम नहीं बना लेंगे तो हम इन 3 मैचेस दे के उन प्लेयर्स को क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आपने वर्ल्ड कप की तैयारी, एट द एंड हमें फिर प्रॉब्लम यही होती है ना, वर्ल्ड कप में परफॉर्म क्यों नहीं किया. सो जब हमने जो मौका देना है ना, फिर उन लोगों को देना है कि वो इतने टाइम में, अगले साल 1.5 में तैयार आपको प्रोडक्ट मिल जाए. सो जो हमने अभी सेलेक्ट किए हैं, क्या वो तैयार हो जाएंगे अक्टूबर तक? तो आप बिल्कुल उनको मौका दें. पर अगर आपको लगता है कि दे नीड अनदर 2-3 ईयर्स, तो फिर इस जगह पर कोई और थे जिनको हम मौका दे सकते थे. मेरा सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन की तरफ है, बिकॉज अगर हमने फिर देर कर दी तैयारी करने में और हमने वर्ल्ड कप के करीब जाके अपनी टीम बनाने की कोशिश की, तो फिर इसी तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे. वही वाली बात, प्लानिंग, प्रिपरेशन, हैविंग द विजन, जो चीज़ें हम सारी डिस्कस कर चुके हैं. चले जी, देखते हैं कि हमारी पैनल का जो विजन था, जो प्रेडिक्शंस थी, वो कहाँ पे है. हमारे पैनल का विजन कहाँ तक पहुँचा है? तो ये है आपकी T20 वर्ल्ड कप 2026 की प्रेडिक्शंस, जिसमें सबसे पहले तालियां उमर गुल के लिए, क्योंकि उमर गुल ये प्रेडिक्शंस गेम जीत गए हैं. उनके 11 पॉइंट्स हैं. सना एंड हफीज आर ऑन 10, आई एम ऑन 8, सिकंदर इज ऑन 4, सिकंदर इज ऑन 6 सिकंदर नीचे से इज ऑन 7. सिकंदर अच्छा, नीचे से first time. आपने कम मैचेस खेले हैं, इसलिए आप हमने आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट जरा इन्होंने अपनी वर्कलोड मैनेजमेंट खुद की है. ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਖਰਾਬ ਸੁਣ ਪਾਏ. फास्ट बॉलर का आपने ख्याल रखना होता है ना, तो हमने कहा वैसे जब जितने भी मैच में आया तो इसकी जो विनिंग रेशियो सबसे ज्यादा 100% है शेवी की. वो मैच विनर शाला इधर होता है. मैच विनर जो होता है ना, फिर वो कई मैचेस में यूज होता है ना, वो आप हर मैच तो नहीं उनको खिला देते. बट चले जी, पार्टिंग थॉट्स. आई थिंक अब टाइम हो गया जाने का.